पलायन वेग पढ़ चुके हो क्या तुम लोग? है क्या होता है पलायन मीन्स? क्यों? हाँ, जैसे तुम लोग केमिस्ट्री का बेल पढ़ने के बाद पलायन कर जाते हो, है ना? चलिए अच्छा अपने टॉपिक पर आते हैं। चैप्टर 5 चल रहा था। न्यू बच्चे कितने हैं जो आज फर्स्ट डे क्लास ले रहे हैं? फर्स्ट डे है आपका ना, बहुत लेट एडमिशन आपने लिया है, ठीक है? 5 चैप्टर तक फिनिश हो चुके हैं। चलो बोर्ड पे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मीन्स क्या होता है? नाम सुना है कभी कि नहीं सुना? 12th वाले बच्चे फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन, ठीक है? पहला है आपका आइसोटोनिक, पहले बोर्ड पे देख लेंगे, लिखेंगे नहीं। दूसरा है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है आपका हाइपोटोनिक। बोर्ड पे देखिए, अदरवाइज ये अगर टॉपिक निकल गया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सॉल्यूशंस हैं क्या। एक एक लाइन के हैं, बस आपको समझ के अपने माइंड में रख लेना कि क्या चीज है, ठीक है? आइसोटोनिक का मतलब होता है सम परासरी विलयन। याद आया कुछ? क्या होता है? क्या होता है? और हाइपरटोनिक मीन्स क्या होता है? अति परासरी विलयन। और नेक्स्ट क्या है आपका? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब होता है क्या? अल्प परासरी, अल्प परासरी विलयन। देखो पहला है आपका आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में देखो क्या वर्ड आ रहा है? सम। सम मीन्स क्या होता है? समान। लेकिन समान क्या होगा आगे? समान क्या होगा इसमें? परासरण दाब और ताप, यानी T1 इट इज इक्वल टू T2 और P1 इट इज इक्वल टू P2। इक्वल क्या होगा? समान क्या हो गया? या तो परासरण दाब होगा या तो टेम्परेचर, दोनों ही क्या होंगे इसमें? इक्वल होंगे। समझ आया? दूसरा है आपका अति परासरी विलयन। अति परासरी मीन्स क्या होता है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है जैसे दो सोल्यूशन है, ठीक है? मान लीजिए एक ये रहा, दूसरा ये सोल्यूशन रहा। जब एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मीन सांद्रता, एक विलयन की सांद्रता दूसरे विलयन की सांद्रता से, यानी इस विलयन की सांद्रता से, ये जो फर्स्ट है आपका, इसकी सांद्रता अधिक हो, ठीक है? दूसरे सोल्यूशन से पहले सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो अधिक होगी, तो सोल्यूशन कैसा होगा आपका? हाइपरटोनिक या अति परासरी सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई सेल है, ये कोई कोशिका है, ठीक है? इसको हमने क्या करा? एक सोल्यूशन बनाया और उस सोल्यूशन में हमने डाल दिया, ठीक है? डालने के बाद ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है इसकी क्या है? कंसंट्रेशन अधिक है, सांद्रता किसकी है? कोशिका की अधिक है,
ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी जिसमें मैंने लिखवाया था अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है। अरे नॉर्मल सी बात है भाई, अगर पानी को हॉट करोगे, अगर उसमें ठंडा पानी डालोगे तो पूरा तो इक्वली अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर अधिक सांद्रता है सेल की और ये जो आपका सोल्यूशन है इसकी कम सांद्रता है, तो इसके अंदर जितना भी मॉलिक्यूल होगा, जो भी होगा, वो क्या हो जाएगा, कम सांद्रता की ओर आएगा, यानी लो कंसेंट्रेशन की तरफ आएगा। जब ये सारा का सारा इसका क्या होगा, इसके अंदर टिश्यूज के अंदर जो कुछ भी है सेल्स के अंदर, जब ये सब कुछ बाहर आ जाए तो ये कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा, मुनक्के की तरह एकदम पिचक जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक या अतिपराशरी। ये टर्म समझ में आया। जस्ट इसी का अपोजिट कर दो, जस्ट इसी का अपोजिट कर दो, क्या, अल्पपराशरी। मीन्स आप दो सोल्यूशन ले लो, एक फर्स्ट और दूसरा सेकेंड, लेकिन इसमें जो आपका ये फर्स्ट सोल्यूशन है ये दूसरे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग इसकी सांद्रता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर इसकी सांद्रता कम है किसके कंपैरिजन में, दूसरे वाले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, कोई सेल आप डालेंगे ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये क्या था, इसकी कंसेंट्रेशन अधिक थी, यहां पर क्या हो जाएगी, इसकी कंसेंट्रेशन अधिक है, सॉल्यूशन की अधिक है, और ये कम होगा। अगर कोशिका जो है कम है, लो कंसेंट्रेशन है, तो ये अधिक वाले से इसके अंदर चारों तरफ से ये क्या करेगा, ये वाटर मान लो इसके अंदर चला जाएगा कोशिका के अंदर, ये कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, फूल जाएगी कि नहीं फूल जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाएगा, हाइपोटोनिक या अल्पपराशरी। समझ आया। अभी कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आया, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई, लिखिए, पहली हेडिंग डाली है आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक या समपराशरी विलयन। ये चैप्टर हम इसी वीक में खत्म करेंगे आपका, ठीक है। अभी राउल्ट और हेनरी के नियम नहीं हुए ना। बोला जाए अपनी वाली डेफिनेशन की बुक वाली, कौन सी बोली जाए, लिखो, जब दो विलयनों का परासरण दाब समान होता है, जब दो विलयनों का परासरण दाब समान होता है तो उन्हें समपराशरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो उन्हें समपराशरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है कि दोनों विलयनों में विलय की सांद्रता समान है, विलय की सांद्रता समान है, इसलिए अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी का कोई
शुद्ध प्रवाह नहीं होगा, शुद्ध प्रवाह नहीं होगा। दूसरी हेडिंग लिख लीजिए, हाइपरटोनिक या अति पराशरी विलयन। लिखना चाहे तो लिख लीजिए T इट इज इक्वल टू T2, P1 इट इज इक्वल टू P2। यानी परासरण दाब ताप सब इसका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अति पराशरी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बोला जाए, जब एक विलयन का परासरण दाब, जब एक विलयन का परासरण दाब जब एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में अधिक होता है, दूसरे विलयन की तुलना में अधिक होता है, तो उसे अति पराशरी विलयन कहा जाता है, तो उसे अति पराशरी विलयन कहा जाता है। इसका मतलब है कि पहले विलयन में, इसका मतलब है कि पहले विलयन में विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता दूसरे विलयन की तुलना में, दूसरे विलयन की तुलना में, दूसरे विलयन की तुलना में अधिक है। एग्जाम्पल लिखा दिया जाए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, यही वाला लिख लीजिए। जब एक कोशिका को, कोशिका मीन सेल, जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है, जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है, तो पानी कोशिका से बाहर निकल जाता है, तो पानी कोशिका से बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, हाइपोटोनिक या अल्प पराशरी विलयन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या अल्प पराशरी विलयन। बोला जाए, जब एक विलयन का परासरण दाब, जब एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में दूसरे विलयन की तुलना में कम होता है, दूसरे विलयन की तुलना में कम होता है, तो उसे अल्प पराशरी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।
जैसे तो अल्प परासरी विलयन कहते हैं। इसका मतलब है कि पहले विलयन में विलेय की सांद्रता दूसरे विलयन की तुलना में कम है। दूसरे विलयन की तुलना में कम है। जैसे जब एक कोशिका को अल्पसरी विलयन में रखा जाता है, अल्पसरी विलयन में रखा जाता है, तो पानी कोशिका के अंदर आ जाता है। तो पानी कोशिका के अंदर आ जाता है, जिससे कोशिका फूल जाती है, जिससे कोशिका फूल जाती है। जिससे कोशिका फूल जाती है। ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेनरी का नियम। ये समझ में आया सबको? अगर नहीं समझ में आया तो एक लाइन में आप सिर्फ ऐसे एरो बनाइए। देखो, पेपर के पहले आप अपनी नोट्स ही देख के जाते हैं। थ्योरी से बेटर कभी आप लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया है? कंप्यूटर में फ्लो चार्ट बनवाया जाता है, देखा है? जैसे हाइपरटोनिक का बनाना है तो इसमें क्या बताया हमने? सांद्रता कैसी होगी? अधिक सांद्रता से कहा जाएगा कम सांद्रता की ओर। बस इतना लिख लो, यही इसका ऑप्शन है। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, क्या? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। एकदम शॉर्टकट पकड़ा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही क्या होगा? P और T दोनों ही क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बस एक एक लाइन में आंसर हो गया, ठीक है। यहां पर कोशिका क्या हो रही थी? सिकुड़ जा रही थी। और यहां पर कोशिका क्या हो रही थी? फूल जा रही थी। बस इतना सा सेंस आपको रखना, ठीक है। नेक्स्ट चले अगले टॉपिक पर। चलो देखो, हेनरी का नियम हमने एक दिन बताया था आपको, फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं आपको। हेनरी के नियम में जो टेम्परेचर लिया जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा, पहली बात, ठीक है। और इसमें जो गैसों की जो गैस घुली होती है वो क्या होती है? प्रेशर के समानुपाती होती है। यानी जैसे कोई कंटेनर ले लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या? हेनरी का नियम। हेनरी ने क्या बताया? पहली बात तो याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। स्थिर ताप पर, ठीक है। एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें इन्होंने बहुत सारा क्या कर दिया? पानी भर दिया। देखो यहां तक इसमें पानी भर दिया गया, ठीक है। एलपीजी इसी का उदाहरण है, जो एलपीजी आपके घरों में है, इसी का एग्जाम्पल है। अब देखिए, आपने यहां पर क्या करा? अगर यहां पर कोई गैस आप रखोगे तो अगर आपने ऊपर से ढक्कन नहीं लगाया तो क्या होगी? गैस ऊपर उड़ जाएगी,
तो यहां पर हम क्या करेंगे, गैस की मॉलिक्यूल तो हमने डाले, लेकिन इसके ऊपर एक हम पिस्टन लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे दाब बनाने के लिए। ठीक है, ये लगा दीजिए। जब आपने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, पहले यहां पर लगाया तो सारे मॉलिक्यूल यहां पर थे गैसेस के। ठीक है, फिर आपने क्या करा, इस पिस्टन को और दबाया। दबाएंगे आप, मान लीजिए यहां तक दबाए और पिस्टन को आप यहां तक ले आए, तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे। फिर आपने और प्रेशर लगाया, फिर मान लीजिए इस पिस्टन को यहां तक दबाया, फिर यहां तक आप दबाइए। ठीक है, फिर और प्रेशर देंगे तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, पानी में आएंगे, नीचे मिल जाएंगे, पानी में घुल जाएंगे। गैस कभी पानी में घुलता है क्या, घुलेगा नहीं, घुलेगा। लिक्विड के साथ घुलता है। ठीक है, विलेय कोई डाल दोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन गैस कौन सी गैस घुलेगी बताइए, क्या लेती है, हाँ, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता, वो ऑल टाइम जितनी भी गैसेस हैं बेटा, वो ऑल टाइम गैसेस फॉर्म में ही रहेंगी। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे ही आप हीट करोगे, किसी चीज को गर्म करोगे, डिकम्पोज करोगे, वो ऑलरेडी आपको जिस फॉर्म में जो चीज पाई जाती है वो उसी फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, इनका कहने का क्वेश्चन का मतलब है, जो मछलियां रहती हैं पानी में, अगर आप इसको बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इसमें क्या मिलेगा, H। तो ये देखिए, ये आपको मिलता है, पानी में आपको मिलता है। तो यहां पर देखिए, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 मिलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं, हाफ मॉलिक्यूल मिलता है सिर्फ। अच्छा ऐसा बताइए, क्या कभी जिंदगी में जितने भी केमिकल्स हैं, ठीक है, इनको कभी बनाया जा सकता है क्या, आपने सोचा है कभी? बर्जीलियस ने क्या कहा था, बर्जीलियस ने कहा था, दुनिया में ऐसा कोई केमिकल नहीं जिसको लैब में बनाया जा सके। लेकिन उन्हीं के शिष्य ने क्या करा, उनकी बात को झूठा साबित करा। कोलर नाम सुने हो, काय की खोज करा, यूरिया की खोज करा। सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिकल उसी ने बनाया था। और आज देखिए तो 250-300 नहीं, हजारों, बहुत सारे केमिकल्स बनाए जा चुके हैं। ठीक है, जितनी भी चीज आप बाहर बाजार का खाते, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो पूरी तरीके से प्योर हो। हर चीज में मिलावट है, हर चीज में केमिकल है। आप चाहे साबुन यूज करिए, टूथपेस्ट यूज करिए, जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, हर चीज में केमिकल है। कोई ऐसी चीज बता दो जिसमें केमिकल नहीं है। जो आप अपने घरों में आरओ का पानी पी रहे हैं, क्या उसमें केमिकल नहीं है? नहीं है, केमिकल है, सब जगह है। इनका कहने का मतलब था कि ये जो H2O वाटर में घुली हुई है, ठीक है, इसको निकालने का प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्या, बीओडी और सीओडी पढ़े हो? ये पढ़ा है कभी? बीओडी और सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले बताओ। मयंक, जो तुमने आंसर दिया वो इसके तहत आता है तुम्हारा आंसर। ठीक है, रंजीत बहादुर आले मयंक, आपने जो आंसर्स दिया वो इसके तहत आता है। ये जानते हो क्या होता है पहले बता दो। अच्छा चलो, बात आ गई तो बता ही दिया। इम्प्योरिटी होती है उसकी उतनी ज्यादा क्या होती है, बीओडी ज्यादा होती है। और सीओडी क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसका क्या आता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो जो आपने आंसर बताया वो इसके तहत आता है, लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये आपके बायोलॉजी में। ठीक है, ये जब जैव मॉलिक्यूल आएगा लास्ट वाला चैप्टर, वहां इसको बताएंगे। इसको बताने में अभी मेरा हिंदी का नियम चला जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में क्या बताया कि पहले तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और इसके बाद आप जो है किसी गैस पर अगर आप प्रेशर करते हैं, ठीक है, तो जो परासरण दाब होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, जितने उसमें घुली हुई गैस की मात्रा है वो उसके समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे P इट इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा,
हेनरी का कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, x इंटू जी। x क्या है, गैस जितनी घुली हुई है इसमें वो हो गया, g क्या है, गैस है, p क्या है, परासरण दाब है, kh क्या है, हेनरी का कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को लिख लिया जाए, हेडिंग लिखिए हेनरी का नियम। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, अभी न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व कराएंगे। हेडिंग लिखिए हेनरी का नियम। कौन सा लिखेंगे, बुक वाला, इजी वाला, इजी वाला जो एग्जाम में आए, जो एग्जाम में आए नहीं, जो आपको समझ में आए। लिख लीजिए, निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर किसी गैस के मूल अंश, निश्चित ताप पर किसी गैस के मूल अंश, मूल अंश उसके दाब के समानुपाती होता है, उसके दाब के समानुपाती होता है। गैस का मूल अंश अनुक्रमानुपाती दाब, फॉर्मूला लिख लेंगे, पी अनुक्रमानुपाती एक्स जी, एक्स इंटू जी। लिखिए, जहां x बराबर मूल अंश, जहां x बराबर मूल अंश, g बराबर गैस और p बराबर दाब या प्रेशर। ये चैप्टर जैसे फिनिश नहीं हो पा रहा है ना, काफी दिनों से चल रहा है ना ये चैप्टर। पूरा 1 वीक उधर चला गया ना। चलिए लिख लीजिए, बस इतना ही इनका नियम है, ठीक है। लिख लीजिए हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या क्या लिमिटेशन है लिख लो। बोला जाए, गैसों का दाब बहुत उच्च, गैसों का दाब बहुत उच्च, गैसों का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर हेनरी का नियम नहीं लगेगा। गैसों का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। दाब को बनाओ, ऊपर एरो बना लो, ताप को बनाओ, नीचे का एरो बना लो, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, विलायक में गैसों की आणविक अवस्था में, गैसों की आणविक अवस्था में, विलायक में गैसों की आणविक अवस्था में, आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, हेनरी के नियम के उपयोग कहां कहां पर यूज होगा, यूजेस ऑफ हेनरी लॉ। पॉइंट वाइज लिख लीजिए।
सॉफ्ट ड्रिंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक। है मृदु पेय। सॉफ्ट ड्रिंक को क्या बोलते हैं? मृदु पेय। लिखिए, सॉफ्ट ड्रिंक लिख लो या आपको ही समझना है, लिखिए। सॉफ्ट ड्रिंक या मृदु पेय में CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए, CO2 की विलेयता बढ़ने के लिए बोतल को उच्च दाब पर, प्रेशर बहुत लगाएंगे, उच्च दाब पर शील किया जाता है। शील मीन्स पैक किया जाता है। उच्च दाब पर शील किया जाता है। जब आप सॉफ्ट ड्रिंक खोलते हो तो देखो 50 से CO2 बाहर निकलती है ना। सेकंड पॉइंट लिखो, इसका उपयोग ही आता है, पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। सेकंड लिख लो, गहरे समुद्र में जो तैरते हैं उनको क्या कहते हैं समुद्र में? गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाली के मिश्रण में, गोताखोरी करने के श्वसन मिश्रण में CO2 के स्थान पर, यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में, CO2 के स्थान पर हीलियम मिला दी जाती है। हीलियम मिला दी जाती है। हीलियम मिला दी जाती है जिससे वापस ऊपर आने में सिर दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, 2, तीसरा लिखो। फेफड़े के रक्त में, फेफड़ा मीन्स लंग्स, फुफ्फुस जिसको बोलते हो, फेफड़े के रक्त में CO2 या O2 का आदान प्रदान, CO2 या O2 का आदान प्रदान हेनरी के नियम से होता है। हेनरी के नियम से होता है।
हो गया, बस बहुत है। इसका जो यूजेस लिखा है, यूजेस से क्वेश्चन, फिगर बनाना है, फिगर बनाया, फिगर बना लीजिए, साफ कर दिया पूरा। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। हाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ बन जाता है, माइनस में नहीं जा रहा है टेम्परेचर। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे। देखो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, उसी पर सिर्फ आप फोकस करिए, ठीक है। बाकी हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत अच्छी नोट्स आपकी बन रही है। आप कभी भी किसी भी चीज की और तैयारी करेंगे, ठीक है, तो ये नोट्स आपकी साइंस की हमेशा काम देगी। अभी नहीं समझ में आ रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो 12th के बाद, ठीक है, कोई कोई एग्जाम में बैठोगे, तुम लोग कोई ना कोई फॉर्म फिलअप करोगे, तो जब साइंस के में जब केमिस्ट्री की बारी आएगी और जब केमिस्ट्री के आप नोट्स उठाओगे, हर एक लाइन में एक आंसर रहेगा, तब आप वहां थैंक्स बोलोगे आज के 3-4 साल बाद जब आपकी आंखें खुलेंगी। अभी आप लोग ना नियर अबाउट आप लोग 15, 16, 17 के हो गए, 17 के ऊपर तो कोई नहीं होगा, नहीं एक बच्चे का ना जो 12th के ऊपर है उसी का होगा 18+, बाकी तो सब 18 के नीचे हो ना। कोई है क्या 18+? है 18+ है आपका? सही का फॉर्म फिलअप कर दो, आया है सही जान। हाँ ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन, बीपीएस जैसे फाइनल है। अच्छा किसी के भाई बहन है तो फिलअप करा दो, बढ़िया है, डबल स्टार मिल जाएगा, निकलेगा पेपर दो, ठीक है। चलिए अगला है राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट लॉ। राउल्ट ने बताया कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसके विलायक और विलेय के कणों के वाष्प दाब के अवनमन के बराबर होता है, ठीक है। और इसी लैंग्वेज को हम लिख लेंगे, हेडिंग लिखो राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार, अच्छा अवाष्पशील विलेय का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब हम कई बार लिखा चुके हैं लेकिन कोई बच्चा पूछा नहीं, अवाष्पशील मीन्स नॉन वोलाटाइल, क्या होता है इसका मतलब? कई बार हमने लिखवाया लेकिन किसी बच्चे ने हमसे पूछा नहीं कि मैम अवाष्पशील विलेय क्या होता है। हाँ चीनी का घोल जैसे बनाओगे तो अवाष्पशील है, नमक का घोल है तो अवाष्पशील है, ठीक है। हाँ सारी चीजें हैं। लिखिए इस नियम के अनुसार किसी विलायक में, विलायक क्या है? सार्वत्रिक विलायक किसे कहा गया है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहा गया है? H2O, पानी। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और सिंपल सा है, ठीक है। यूनिवर्सल, इसमें दुनिया की सारी चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। पानी में सब घुल जाता है ही नहीं, सारी चीजें घुल जाएंगी।
चाहे तो उसमें कैल्शियम घोलो, चाहे चूना घोलो, चाहे तो मट्टी घोलो, सब घुलेगा। लिखो, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर किसी विलायक में अवाष्पशील छुड़िया क्या, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के पदार्थ के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। फार्मूला लिख लीजिए, P0 माइनस PS अपॉन P इट इज इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या। लिखिए, जहां P0 बराबर विलायक का वाष्प दाब, लिख लो, न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे अभी। P0 इट इज इक्वल टू विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, P बराबर परासरण दाब, N बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, और कैपिटल N क्या है, विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। हो गया। नीचे नोट पॉइंट लिखिए और नोट पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। लिखिए, नोट पॉइंट में लिखिए, यह समीकरण, ये जो आया है, यह समीकरण केवल तनु विलयन पर लागू होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर, तनु विलयन पर लागू होता है। अगर क्वेश्चन में आए कि राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू होता है, दोनों पर लागू होता है, इनमें से कोई नहीं, तो आप ऑप्शन क्या टिक मारोगे, तनु विलयन पर। तनु विलयन क्या है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होगी और विलेय की मात्रा कम होगी। ठीक है, सॉल्यूशन हमेशा व्हाइट कलर का होगा। अगली हेडिंग लिखो, राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं। क्वेश्चन करा दिया जाए क्या, पहले सीमाएं लिख लो। राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलेय पर लागू होता है।
राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलेय पर लागू होता है। नेक्स्ट, राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयन पर लागू नहीं होता। उन पदार्थों के विलयन पर लागू नहीं होता जहां विलेय विलायक से अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, राउल्ट का नियम विलेय पदार्थों के लिए भी लागू नहीं होता है। विलेय पदार्थों के लिए भी लागू नहीं होता है कि जो विलायक में नहीं होता है कि जो विलायक में वियोजन दिखाता है। वियोजन मीन्स वियोजन दिखाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, राउल्ट के नियम हेतु व्यंजक समीकरण, और न्यूमेरिकल आपका इसी पे सॉल्व होगा। राउल्ट के नियम हेतु व्यंजक समीकरण बता दिया जाए। बोर्ड पे देखेंगे, एक दो न्यूमेरिकल करा दिए जाए क्या यहाँ पे? क्यों? न्यूमेरिकल हो जाए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। एन क्या बताता था आपका? एन क्या बताता था? विलेय में ग्राम अणुओं की संख्या, और कैपिटल एन क्या होता है? विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। ठीक है, मिक्स मत करिएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत? ये कट जाएगा। अगर इस वन को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्यों? कोई बोल क्यों नहीं रहा भाई? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। P0 माइनस P0 प्लस PS अपॉन P0 माइनस PS होना चाहिए ना। PS अपॉन
P0 माइनस PS इट इज इक्वल टू, देखो अगर इसको हम सही फार्मूले में लिख लेंगे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, P0 माइनस PS अपॉन PS इट इज इक्वल टू N अपॉन M, और जो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा वो इसी पे सॉल्व होगा, ठीक है, लिख लीजिए। न्यूमेरिकल करा दिया जाए, एक दो कर लो, कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। कोई न्यूमेरिकल सोचा जाए। क्वेश्चन लिखा दिया जाए, न्यूमेरिकल करा दिया जाए, लिखिए जल्दी करो, न्यूमेरिकल लिखो एक। जो बच्चे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अरे वो ये लिख चुके हैं, वो जरा बेंजीन का जल्दी से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल डालो, कितना आ रहा है बेंजीन, C6H6 का निकाल के बताओ, C6H6 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 इट इज इक्वल टू, बताओ कितना आएगा, कितना आया 78। चलो सारे बच्चे यही वैल्यू रखेंगे, ठीक है, बेंजीन का दिया जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन बोले, लिखिए एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी P0 का मान दिया है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 200 मिलीमीटर Hg है। वाष्प दाब का यूनिट क्या होता है, mmHg, मिलीमीटर Hg है। तो इसी ताप पर एक निश्चित विलयन का, तो इसी ताप पर एक निश्चित विलयन का वाष्प दाब जिसमें 2 ग्राम निश्चित विलयन का वाष्प दाब जिसमें 2 ग्राम अवाष्पशील ठोस लिखा दिया हमने, ध्यान रखिएगा, जिसमें 2 ग्राम अवाष्पशील ठोस 78 ग्राम बेंजीन, 78 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है, 78 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है, इसमें 190
195 mmHg आता है, 195 mmHg आता है। विलेय के ठोस का अणु भार ज्ञात कीजिए। विलेय नहीं, विलयन लिखो, विलयन का ज्ञात करना है। विलयन के ठोस का अणु भार ज्ञात कीजिए, यानी m की वैल्यू निकालनी है। निकालिए। बेंजीन की m की वैल्यू कितनी आई है? 78। वैल्यू सारी दी है, निकालो फटाफट। रख लोगे? फार्मूला इसी पर लगेगा, ये जो नीचे फार्मूला लगा है। देखो, एक क्वेश्चन बता दे रहे, फिर दूसरा तुम लोगों से कराएंगे। P0 माइनस PS अपॉन PS इट इज इक्वल टू क्या लिखा है? N अपॉन N। तो यहां पर आपको वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? W अपॉन M अपॉन W अपॉन M। ठीक है, ये पूरा वही लिख लेंगे। तो ये इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P0 PS अपॉन PS इट इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू, ये ऊपर चला जाएगा M कैपिटल और ये नीचे आ जाएगा। आप इस पे वैल्यू रखना है। P0 का मान कितना दिया है? 200 mmHg। इतना वाष्प दाब दिया है। PS का कितना दिया है? 195। ठीक है, W का मान कितना दिया है? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। M की वैल्यू निकालना है, अणु भार। कैपिटल M का मान कितना दिया है? मॉलिक्यूलर वेट कितना आया बेंजीन का? 78। और W का मान एक और दिया होगा, कितना दिया है? 78 ग्राम। अब तो रख लोगे फार्मूले में, उठा के सबकी वैल्यू रख दो इसी फार्मूले पे। PS का मान कितना है? P0 का मान 200, 195 अपॉन 195 इट इज इक्वल टू W का मान कितना है? 2 अपॉन M का मान निकालना है इनटू W का मान कितना? 78। अरे ये तो कट जाएगा, बिल्कुल सिंपल ही सिंपल। ठीक है, घटा दो, कितना आ जाएगा? 195 में से 5 आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 2 अपॉन M, फिर गुणा कर दो 5M इट इज इक्वल टू 195 इंटू 2, कितना आ जाएगा? 5M। M इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 से काटो, कितना आ जाएगा? 5 से 35। कितना आ जाएगा? आंसर निकाला 78 ही आ जाएगा। इजी है क्वेश्चन? इजी है? कर लोगे? इजी है कि नहीं? टफ लग रहा है क्या? बहुत इजी है। ठीक है, आपको सिर्फ निकालना क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट। जैसे इसमें बेंजीन दिया था तो बेंजीन का निकालना है। ठीक है, अगर ये आप निकाल लोगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट वाला। चलो सारी वैल्यूज दे देंगे। बेंजीन का ही दिया जाए, बेंजीन का ही देते हैं, इजिली निकल आएगा। बोला जाए क्वेश्चन, लिखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना। शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर, वैल्यूज हम बताएंगे, पुट करके आंसर निकालने, बहुत इजी है, निकल आएगा। शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? कई बार बता चुके हम, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, पिछली बार भी आया था।
शुद्ध जल की मोलरता, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, लेकिन आपने ये जो 55.56 बोला ना, पॉइंट के बाद है 1 डिजिट। ठीक है, मोल प्रति लीटर नहीं बोला आपने। ठीक है, ये होता है, लिख लीजिए, क्वेश्चन को पूछा जाता है, ऐसे माइंड में आया तो लिख लीजिए, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। जो बच्चे 12th का एग्जाम देंगे लिख लीजिए। शुद्ध जल की मोलरता 55.56 मोल प्रति लीटर। शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब कितना दिया जाए? वाष्प दाब 640 mmHg है। 640 mmHg तथा 2.175 ग्राम अवाष्पशील विलेय, W का मान है ये, अवाष्पशील विलेय ठोस 39 ग्राम बेंजीन, 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर वाष्प दाब, मिलाने पर वाष्प दाब 600 mmHg हो जाता है, 600 mmHg हो जाता है। विलेय के ठोस का अणुभार ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, विलेय के ठोस का अणुभार ज्ञात कीजिए। आंसर बताओ जल्दी। जल्दी बताओ, कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे। वैल्यू सारी बता दी जाए क्या? सारी आपकी आंखों के सामने ही है, निकालो जल्दी। किसी का आया आंसर? 65.25। अब सॉल्व तो मैंने नहीं किया, आई थिंक इतना ही आना चाहिए। सबका आ रहा है इतना? 65.25। खुद से करे कैलकुलेटर से किया?
हाँ, इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। सबका आया? सबका आ रहा है इतना ही? गर्ल्स में किसी ने नहीं बताया आंसर? नहीं आया? ये क्या वैल्यू रख दिया आपने? 39m की वैल्यू रखो। 39 ही दिया था क्या क्वेश्चन में? कहाँ गलत कर रहे हो भाई? पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? कितनी दी है? 640 इसकी दी है, पीएस की, और डब्ल्यू का मान कितना दिया है? 2.175 ग्राम दिया है। एम निकालना है और एम इतना ही आया होगा 78। डब्ल्यू का मान कितना दिया है? 39। वैल्यू रख दो, फटाफट निकाल लो जल्दी से। ठीक है, आगे कितना है? डब्ल्यू का मान 2.175 अपॉन एम का मान निकालना है 78.39। 39 टू जा 78 हो जाएगा, ये घट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2.175 इंटू 2 अपॉन एम। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक तो चलिए, ये टॉपिक आपका हेनरी का नियम खत्म हो गया, राउल्ट का नियम खत्म हो गया। आगे है आपका आदर्श सॉल्यूशन। ठीक है, आदर्श सॉल्यूशन पढ़ेंगे इसके बाद। बता दिया जाए क्या होता है? बता दिया जाए थोड़ा बहुत, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या 5 मिनट बाकी है? यानी बहुत याद दिला रहे हो तुम लोग कि 5 मिनट बाकी है, हैं? चलो अच्छा, 5 मिनट है, 5 मिनट भी बहुत कीमती होता है। ठीक है, कभी इसका वर्ड सुनो। इसमें एक बच्चा है ना जिसका नाम आदर्श विश्वकर्मा है। आज नहीं आया? अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से आदर्श हो? कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से। आदर्श का मतलब क्या होता है? आप लोग किसी को अपना आदर्श मानते होंगे, आइडियल पर्सन मानते होंगे लाइफ में, मानते ही नहीं मानते? किसको? दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो पूर्ण रूप से आदर्श हो। आदर्श का मतलब होता है 0.01% की इम्प्योरिटी ना हो उसमें। अगर किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर बात की जाए तो उसमें एक क्षणिक, एक रत्ती बहुत छोटा होता है, एक रत्ती भी उसके अंदर कोई बुराई ना हो, वो व्यक्ति कहलाता है आदर्श व्यक्ति। और दुनिया में ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जिसको आइडियल माना जाए, जिसको आदर्श सॉल्यूशन माना जाए, स्टैंडर्ड क्वालिटी का। आदर्श सॉल्यूशन क्या होते हैं? अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर है, आपका कंसंट्रेशन है, अगर इस पे नॉर्मल है और राउल्ट के नियम का अगर फॉलो करते हैं तो वो सारे सॉल्यूशन आपके क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? आदर्श सॉल्यूशन कहलाएंगे या आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे।
ठीक है, इसके बारे में कल लिखेंगे और कल पढ़ेंगे। ठीक।